हेलो स्टूडेंट्स। क्लास हम लोग आपकी क्लास में पढ़ रहे थे कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। हमने लास्ट क्लासेस में आपका पढ़ा इस चैप्टर में कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। फिर हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो अनेक तरह का होता है। इसमें अलग अलग कारक होते हैं, अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार में जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में हमने पढ़ा वायु का संगठन, वायु किन किन गैसों का मिश्रण है। फिर हमने पढ़ा वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह की वायु में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, वायु प्रदूषण किस किस कारण से होते हैं, कौन कौन से कारण हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव क्या क्या होते हैं। जो वायु है, प्रदूषित वायु से कौन कौन से रोग हो सकते हैं व्यक्ति को। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं कि प्रदूषित वायु जो है उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है, या फिर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। तो वायु देखिए, पहले हम समझते हैं कि वायु हमने अभी तक पढ़ा भी है। वायु प्रत्येक जीवधारी के लिए बहुत आवश्यक है, वो चाहे पेड़ पौधे हों या मनुष्य हों या जानवर हों, सभी के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए वायु अत्यधिक आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती ही है, किंतु अगर व्यक्ति सिर्फ जीवित नहीं, स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे सिर्फ वायु की नहीं, शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रदूषित वायु है वो व्यक्ति को बीमार कर रही है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव डाल रही है। तो व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि ये आवश्यकता सभी की है, इसीलिए प्रत्येक जीवधारी का एक कर्तव्य बनता है कि पहले तो हम वायु को शुद्ध बनाए रखें, और अगर किन्हीं कारणों से वायु प्रदूषित भी हो गई है तो उसको शुद्ध करने के लिए निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्रदूषित वायु को शुद्ध करने के दो तरीके होते हैं। एक तो प्राकृतिक साधन होते हैं, दूसरे कृत्रिम साधन होते हैं। प्राकृतिक साधन का मतलब है कि प्रकृति अपने आप निरंतर रूप से वायु को शुद्धीकरण करने का कार्य करती रहती है, अर्थात वायु का शुद्धिकरण प्राकृतिक रूप से होता रहता है। तो फिर वायु प्रदूषित क्यों हुई? क्योंकि इसमें क्या है कि वायु अगर सिर्फ सांस लेने से प्रदूषित हो या फिर सिर्फ प्राकृतिक कारणों से प्रदूषित हो तो प्रकृति जो है उसको अपने आप ही शुद्ध कर देती है। परंतु अगर वो कृत्रिम कारणों से दूषित हो, जैसे हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, कल कारखाने बहुत अधिक हो गए हैं, जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, अर्थात वायु जो है वो एक नियंत्रण में प्रदूषित नहीं हो रही है। अगर वो नियंत्रण से बाहर है तो उसको शुद्ध करने के लिए हमें कृत्रिम साधनों की भी सहायता लेनी होगी। तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक रूप से बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक साधन किस तरीके से वायु को शुद्ध करते हैं। तो प्राकृतिक साधन, अनेक प्राकृतिक साधन हैं जो वायु को शुद्ध करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, वायु के ऑक्सीजन, तेज़ गति से चलने वाली हवाएं, विसरण, ये सभी जो है इनके द्वारा प्राकृतिक रूप से वायु शुद्ध होती रहती है। तो हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से, जैसे पेड़ पौधों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। पहला पॉइंट आपका है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे किस तरीके से वायु को शुद्ध करते हैं? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये पेड़ पौधे जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। अर्थात अगर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण ना करें और ऑक्सीजन को ना छोड़ें तो वायुमंडल में, अर्थात वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा है उसका संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अगर सिर्फ पेड़ पौधे पृथ्वी पर हो तो क्या होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि अगर पृथ्वी पर सिर्फ मानव जीवन हो, पेड़ पौधे ना हो, तो क्या होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
तो मानव और पेड़ पौधे अगर दोनों संतुलित मात्रा में रहे तो क्या होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हमेशा बना रहेगा। तो इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो निरंतर रूप से वायु को शुद्ध करते रहते हैं। इसके बाद है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस तरीके से वायु को शुद्ध करने में हमारी सहायता करता है, ये हम पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में हमने पढ़ा है कि बहुत अधिक हमने देखा है, महसूस किया है कि सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है, ताप होता है और एक दृश्य किरण भी होती है जिसके कारण हम देख पाते हैं, रोशनी होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें गर्मी और ताप बहुत अधिक होता है। तो इस गर्मी से अनेक तरीके की ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो निरंतर नष्ट होती रहती हैं। वायु में फैलने वाली बहुत सी अशुद्धियाँ सूर्य की गर्मी से भस्म हो जाती हैं। सिर्फ वायु में फैलने वाली अशुद्धियाँ ऐसी नहीं होती। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो हम लोग अपने कपड़े, पुस्तकें, बाकी चीज़ें जिनमें अगर स्मेल हो जाए तो उसको हम धूप में रख देते हैं, तो उनकी भी अशुद्धियाँ और कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तेज़ गर्मी के कारण जो भी अगर वायु में कुछ कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। वायु में जो जलवाष्प उपस्थित होती है जिसके कारण, क्योंकि जलवाष्प के कारण अनेक जो हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो नमी में पनपते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि वायु में जितने भी कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं या कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं वो गर्मी के कारण अर्थात सूर्य के ताप के कारण भी नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है वर्षा, यानी कि वर्षा किस तरीके से जल को, वायु को शुद्ध करती है। वायु को शुद्ध करने का एक ये भी प्राकृतिक साधन है, क्योंकि वर्षा जो है वो एक प्राकृतिक साधन है। वर्षा में जो पानी वायुमंडल से बरसता है उसमें क्या करते हैं कि जो वर्षा होती है, जल जो होता है वो वायु में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती है उसको अपने अंदर घोल के ज़मीन पर गिर जाता है। यानी कि उससे क्या होती है कि वायु हमारी शुद्ध हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर बहुत तेज़ आंधी आई है, हवा आई है, वायु में धूल के कण, रेत, मिट्टी के कण आदि मिल गए हैं, तो जैसे ही वर्षा होगी तो उससे क्या होगा कि सारी जो धूल और मिट्टी के कण हैं वो वर्षा के साथ घुलकर बह जाएंगे। उससे क्या होगा कि वायु जो है वो शुद्ध हो जाती है। वायुमंडल में जितने भी धूल कण, धातु के महीन कण मिले होते हैं वो वर्षा के साथ ज़मीन पर गिर जाते हैं। अनेक ऐसी गैसें भी होती हैं, आप लोगों ने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा, वो वायु प्रदूषण का ही एक कारण है कि जब हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और यानी कि NO2 यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ जल, जो वर्षा का जल होता है वो मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रिक एसिड यानी कि NO2 के साथ मिलकर जो वर्षा का जल है वो नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाता है। तो ये दोनों जो अम्ल हैं वो पृथ्वी पर गिरते हैं वर्षा के साथ, तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायु में जितने भी घुलनशील अशुद्धियाँ हैं जो घुलने वाली होती हैं जल के साथ, तो वो सभी वर्षा के जल के साथ मिलकर नीचे गिर जाती हैं, तो उससे वायु जो है वो शुद्ध हो जाती है। इसके बाद है वायु की ऑक्सीजन। वायु में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है जो सभी वस्तुओं को जलाने में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी जो है वो वायु को शुद्ध करने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि वायु जो है अनेक अशुद्धियों को भस्म कर देती है। वायु से अनेक अशुद्धियाँ भस्म हो जाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ताप के कारण बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं, तो जो किसी भी पदार्थ के जलने में जो है वो वायु का बहुत अधिक सहयोग होता है। तो ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं या भस्मीकरण भी बोलते हैं, तो उससे बहुत सारी अशुद्धियाँ जो हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और अनेक जीवाणु जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद है तेज़ हवा। वायु का शुद्धिकरण तेज़ गति से बहने वाली हवाओं से भी होता है। ये हवाएं जो है वो एक स्थान पर एकत्रित होने वाली अशुद्धियों को तेज़ गति से उड़ाकर, जो बहुत तेज़ हवा आती है, दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। इस प्रकार इसको हम वायु का विलोडन बोलते हैं, अर्थात एक जगह से वायु दूसरी जगह चली गई। तो इससे क्या होता है कि एक संतुलन बना रहता है। यदि हवाएं न चले, बिल्कुल रुक जाए, तो समझिए क्या होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से वो दूसरी जगह जाएगा नहीं। अगर हवाएं चलनी बंद हो जाएगी तो सारी हवाएं, सारी अशुद्धियाँ जो है वो एक जगह रुक कर रह जाएंगी और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी।
तो इसीलिए जो वायु है वो एक जगह से दूसरी जगह जब बहती है, तेज़ गति से बहती है, तो जो थोड़ी बहुत अशुद्ध वायु है वो शुद्ध के साथ मिल जाती है। फिर वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो उस वायु को शुद्ध कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हर जगह वायु का संतुलन बना रहता है। इसके बाद है विसरण। ये भी वैसे सेम ही चीज़ है, आप लोग उसी तरीके से उसको समझ सकते हैं। विसरण का अर्थ होता है बहना। वायु में बसती जितनी भी गैसें हैं वो स्वयं ही बहती रहती हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। तो इसी को हम विसरण भी कहते हैं, जो वायु का एक प्राकृतिक गुण है। जब एक स्थान से विषैली गैसें किसी कारण, जैसे हमने अभी पढ़ा कि उद्योगों के कारण गैसें जो हैं वो एकत्रित हो जाती हैं एक जगह पर, तो वो अपने आप ही किसी दूसरी दिशा में बहने लगती है, जिससे दोनों जगह की वायु का जो है वो संतुलन बना रहता है और शुद्धिकरण होता रहता है। तो ये तो थे आपके प्राकृतिक साधन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास में, आज ही की क्लास में, कृत्रिम साधन। अर्थात जो वायु है वो अनेक तरीके से प्रदूषित होती है, प्राकृतिक साधनों द्वारा भी होती है तथा कृत्रिम साधनों द्वारा भी होती है, और अधिक जो है वो हम लोग यानी कि मानव कृत्य जो हैं उन्हीं से वायु प्रदूषित होती है। तो उनको शुद्ध करने का जो तरीका है वो हम कृत्रिम साधन भी पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरीके से, अर्थात मानव जो है किस तरीके से वायु को शुद्ध रख सकते हैं या फिर जो प्रदूषित वायु है उसको शुद्ध करने का कार्य कर सकते हैं। तो कुछ इसमें ऐसे ही कृत्रिम साधन हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है निवास स्थानों में वायु तथा प्रकाश का आवागमन, घरेलू अपशिष्ट के विसर्जन की समुचित व्यवस्था तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो मनुष्य हैं वो किस तरीके से कृत्रिम साधनों द्वारा हम लोग वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सभी जो पहला पॉइंट जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें है कि सभी जो मकान हैं या निवास स्थान हम लोग बनाते हैं, उनको बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो निवास स्थान है उसमें वायु तथा सूर्य के प्रकाश के आने जाने की, आवागमन की जो है वो समुचित व्यवस्था हो। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि वायु जो है स्वयं को शुद्ध करती रहती है, सूर्य का प्रकाश स्वयं को शुद्ध करता रहता है, तो ज़रूरी है कि निवास स्थान में जो है वो वायु का तथा सूर्य के प्रकाश का उचित आवागमन हो। इसके बाद है कि हम लोग जो घरों में अंगीठी जलाते हैं या फिर ऐसी कोई ईंधन जलाते हैं, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ से बाहर धुआं निकलने की जो व्यवस्था है वो समुचित तरीके से होनी चाहिए। अगर घरों में किचन के अंदर हम लोग जलाते हैं तो चिमनी ऐसे ऊंची लगा देनी चाहिए कि जो धुआं और दूषित गैसें हैं वो घर के अंदर ना इकट्ठी हों, घर से बाहर निकल जाएं। यदि हम लोग घरों में पशु पालते हैं तो उनको अपने निवास स्थान से कुछ दूर रखना चाहिए, जिससे कि जो उनके मल मूत्र से या फिर इस तरीके से जो भी मतलब उत्सर्जित गैसें हैं वो हमारे घर के अंदर एकत्रित ना हो, उसकी बदबू जो है वो घर के अंदर ना आए। तथा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे घरेलू अपशिष्ट हैं, यानी कि हमारे घर में जितना भी कूड़ा कचरा है या जो भी चीज़ें हैं, जैसे धुएं निकलने की हमने बात करी या कूड़ा कचरा है, तो वो उचित तरीके से निष्कासित हो। यानी कि ऐसा ना हो कि कूड़ा हमने कहीं भी फेंक दिया, वो बारिश होने के कारण वो सड़ गया, उससे गैसें उत्पन्न हो रही हैं, वो वायु को प्रदूषित कर रही हैं। तो हमारे जो घरेलू अपशिष्ट हैं, जो कूड़ा कचरा है, उनको फेंकने की, उनको बाहर उनके विसर्जन की जो है वो व्यवस्था समुचित तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि वो वायु प्रदूषण का कारण ना बने। इसके बाद प्रत्येक बस्ती में क्या है कि यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना होगा कि घरेलू अपशिष्टों के साथ साथ ही उद्योग धंधों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, जो कल कारखाने बनाए जाएं, वो जो निवास स्थान है यानी कि जो बस्ती है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर बनाए जाएं, जिससे कि उसका जो धुआं है अगर वो बहकर भी आए, हवा में आए उड़ के, तो वो कम नुकसान पहुँचाए। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धुआं है वो उतना अधिक नुकसान हमको ना पहुंचा पाए। तो ये हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा कि उद्योग धंधे जो हैं वो बसावट से दूर बनाने चाहिए, और जहाँ भी बनाए वहाँ पर भी चिमनियाँ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो नीचे का जो वायुमंडल है उसको दूषित ना कर सकें। हम लोगों को खाली भूमि नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि खाली भूमि से धूल उड़ती है और वो भी धीरे धीरे ऐसे ही वायु को प्रदूषित करती हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो पक्की होनी चाहिए, उनका निर्माण अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो हमारी अर्थात जो कच्ची सड़कें हैं अगर उन पर हम वाहन चलाते हैं तो धूल उड़ती है। हमने पढ़ा है कि धूल के कण या रेत जो है वो भी वायु को प्रदूषित करता है। तो ये सब जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात जो है
वो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से जो है वो वायु को शुद्ध करते हैं, और अगर पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर कम हो जाएंगे तो वायु बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अपने आसपास जितना भी हो सके अधिक से अधिक जितने लगा सके उतने पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, क्योंकि यही पेड़ पौधे जो है वो हमारे यानी कि हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे से पोषित करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन वातावरण में सिर्फ पेड़ पौधे ही छोड़ सकते हैं। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं या जो भी हैं वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। तो वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। किंतु आज के समय में, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, कि औद्योगिकरण के चलते हुए कल कारखाने बनाने के लिए या फिर जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होने की वजह से जो रहने की ज़मीन है वो कम पड़ रही है, या फिर हम वनों को काट कर खेती कर रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं। तो इन सब से क्या होता है कि जो हमारा प्रदूषण है, वायु मंडल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है वो ये है कि पेड़ पौधे लगाने से वायु प्रदूषण रुकता भी है, तथा वायु की जो यानी कि जो वायु है वो शुद्ध भी प्राकृतिक रूप से होती रहती है। तो हम लोगों को अधिक से अधिक, जितने अधिक हो सके, हमें अपने आसपास हरी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं उनकी कटाई ना हो। तो ये सारे तरीके जो आज हमने पढ़े, अनेक प्राकृतिक साधन पढ़े, अनेक कृत्रिम साधन पढ़े, ये वो तरीके हैं जो वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, तथा जो वायु प्रदूषित हुई है उसको शुद्ध करने का भी ये कार्य करते हैं। तो हम लोगों को इन सभी को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है या फिर आप लोग सिर्फ इनको पढ़कर छोड़ दें। हमें ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों को हम लोग अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में शामिल करें। इसी से जो है वो वायु प्रदूषण जो है वो कम होगा। कोई भी प्रदूषण जो है वो हम लोग ही हैं जो उसको कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, और जितना आपकी क्लास में कराया गया है उस सभी को आप लोग रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से पढ़कर आएंगे। इसके बाद आज आपका वायु प्रदूषण तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल प्रदूषण पढ़ना शुरू करेंगे। तो उससे पहले आपको वायु प्रदूषण के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसके अनेक कारण हो सकते हैं, इसी तरीके से इसको रोकने के भी अनेक और उपाय भी हो सकते हैं। तो ये कारण और उपाय दोनों चीज़ें आप लोग अपनी नोटबुक में, जितने मैंने बताए हैं वो भी, और जो आपके दिमाग में एक्स्ट्रा अगर आपको दिमाग में कुछ आ रहा है वो सब चीज़ें आप मुझे नोट करके फ़ोटो सेंड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।